वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। चलिए तो फटाफट से आप लोग लाइव सेशन में सभी जुड़ जाएंगे और आज की सीरीज में हम कवर करने वाले हैं जो आपके एडीओ एग्जाम है, ठीक है, उसके जो आपके बोलना चाहिए PYQ सीरीज, जिसमें आपके हिंदी के जो 70 क्वेश्चन है उसको हम डील करेंगे। क्योंकि जैसा आपका पैटर्न आता है उसमें 70 आपके हिंदी के क्वेश्चन और 30 आपके इंग्लिश के क्वेश्चन, 100 आपका सामान्य अध्ययन से संबंधित रहता है और 100 क्वेश्चन आपके सामान्य योग्यता यानी कि रीजनिंग वाला पार्ट जो है उसमें आपका कवर होता है। ठीक है, तो हिंदी वाले क्वेश्चन को हम कवर कर रहे हैं जो आपके आगामी आने वाले बीपीएससी टीआरई 3.0 4.0 के लिए भी यूजफुल रहेगा, दरोगा के एग्जाम के लिए भी यूजफुल रहने वाला है, एडीओ के एग्जाम के लिए भी काफी यूजफुल रहेगा। साथ ही आपके अदर जो आपके एग्जाम है जहां जहां हमको हिंदी का पोर्शन देखने को मिलता है, ये ऑल एग्जाम को कवर करता है क्योंकि हिंदी हमारा एक कॉमन सब्जेक्ट हो जाता है जो हर एक एग्जाम में हमको देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं कुछ नंबर का ये वेटेज जरूर से रखता है हर एग्जाम में। तो ये सभी एग्जाम के लिए काम आ जाएगा, मेनली ये आपके एडीओ वगैरह के लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है, चलिए तो सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी किए हुए। 70 क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे तो आप लोग आंसर भी जरूर से करते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है निश्चल। निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निधन छल होगा, निषधन छल होगा, निश्चल होगा या निधन छल होगा? तो निश्चल शब्द का संधि विच्छेद बोला जा रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा निधन छल, यानी विसर्ग हटा है और विसर्ग के स्थान पर आपका आया है शाह। और अगर आपको पूछेगा इसमें कौन सा संधि है तो इसमें है आपका विसर्ग संधि। ठीक है, संधि 3 प्रकार के होते हैं, एक हो जाता है आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में फिर से आपके 5 प्रकार आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, आपको बताना है। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, गलत वाक्य को पहचानना है। ठीक है, पहला है बिना पैसे के किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता, बी है आज बजट पर बहस होगी, सी है घर पर सब कुशल है और डी है किसान ने खेत में बीज बोया। तो यहाँ पर देखिए पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, लेकिन घर पर सब कुशल है ये गलत हो जाएगा। हाँ, भले हम हिंदी के व्याकरण का प्रयोग ना करते हुए हम बोल देते हैं कि घर पर सब कुशल है, लेकिन यहाँ पे इसका सही होना चाहिए घर में सब कुशल है, ना कि घर पर सब कुशल है। ठीक है, पर कारक गलत लगेगा क्योंकि घर में बात हो रही है ना, घर के सदस्यों की बात हो रही है और घर में सब शांति कुशल है तो हम बोलेंगे घर में, ना कि घर पर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? गलत वाक्य आपको यहाँ पे भी पहचानना है। यह हमारा घर है, बी है हाथी बहुत मोटी है, सी है गोपाल ने नया कपड़ा खरीदा और डी है राजू की माँ बहुत दुखी है। अशुद्ध शब्द को यहाँ पे भी आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, लेकिन जब आप ऑप्शन बी में आते हैं कि हाथी बहुत मोटी है तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हाथी शब्द पुल्लिंग का शब्द है। हाथी में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, तो आप बोलोगे कि हाथी मोटा है, ना कि हाथी बहुत मोटी है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि दिए गए वाक्यों का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, अच्छा कौन सी त्रुटि है, किससे संबंधित आपका त्रुटि है ये पहचानना है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है, गलती कहाँ पे है, अशुद्धि कहाँ पे है आपको देखना है। परिश्रम का फल या मीठा होती है या सदा ही या हम जानते हैं कि, तो बात हो रही है परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है, तो मीठा शब्द पुल्लिंग का है, हम बोलते हैं कि ये मीठा है, तो ये एक प्रकार से पुल्लिंग के लिए बात हो रही है, तो मीठा के साथ होती है नहीं लगेगा, इसके साथ होगा मीठा होता है। परिश्रम का फल मीठा होता है होगा, मतलब गलती कहाँ पे है तो ऑप्शन बी। ठीक है, इस पार्ट में अशुद्धि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 5, इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन 5 है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। ठीक है, मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपने पत्नी के गहने बेचकर किया, गलती कहाँ है, बेचकर किया या फिर मोहन ने
या फिर रुपयों का प्रबंध या अपनी पत्नी की गहने। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग आंसर बताते हुए चलेंगे क्या है, कहां पर अशुद्धि है, कहां पर जो है अशुद्धि दिखाई दे रहा है, गलती दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है बताइए। देखिए यहाँ पर अपनी पत्नी की गहने, की का प्रयोग अमान्य तरीके से हुआ है ना, मतलब यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी के गहने बेचकर किया, है ना, अपनी पत्नी के गहने, क्योंकि गहने अपने आप में एक प्रकार से बहुवचन को दर्शा रहा है ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, के गहने। ठीक है, गहने बहुवचन है ना, बहुवचन क्यों है, क्योंकि गहने जब आप बोल रहे हैं तो उसमें बहुत सारे आपके बोलना चाहिए गहने शामिल हो जा रहे हैं, गले का, है ना, नाक का, कान का, अपने आप शामिल हो रहा है, तो वो बहुवचन में आ जाता है, तो उसके साथ की का प्रयोग करना गलत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। शोकुल, शोकाकुल होगा, शोकाकुल है, शोकुल है या शौककुल है। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कर देंगे क्या होगा। सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है तो वो है आपका शोकाकुल होता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी। चलिए शोक से आकुल मतलब कि एक प्रकार से दुख से भरा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, मौखिक लिखा हुआ है, ठीक है, तो मौखिक किसमें सही तरीके से लिखा हुआ है, तो वो है मौखिक, यानी कि मुख से, है ना, एक प्रकार से बोलने वाला, मतलब ऑप्शन बी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है। वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इस प्रश्न का आप लोग आंसर कर देंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, मतलब यहाँ पे उपमेय में उपमान में कोई अंतर नहीं किया जा रहा है, समानता दर्शाया जा रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं अंतर ना करके समानता दर्शाया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का अगर आप आंसर देखते हैं तो वो है रूपक अलंकार। और जब हम अलंकार की बात करते हैं तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहेंगे, जिसमें आपके 3 होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और, ठीक है, उभय अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन काव्य का गुण नहीं है। बताइए दिए गए ऑप्शन में से कौन काव्य का गुण नहीं है। प्रसाद गुण, ओज गुण, माधुर्य गुण या फिर छंद। फटाफट से इस प्रश्न का आप लोग आंसर बता दीजिएगा कि क्या होगा, कौन सा जो है एक प्रकार से काव्य का गुण नहीं है, ठीक है। तो काव्य के गुण में अगर आप देखेंगे तो 3 आते हैं आपके, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण, लेकिन छंद जो है इसमें शामिल नहीं आए, ठीक है, छंद इसमें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में आइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि माया महाठगनी हम जानो में कौन सा अलंकार है। यमक है, अनुप्रास है, उपमा है या फिर श्लेष अलंकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कर देंगे क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए जहां पर एक शब्द आए, एक ही शब्द आए लेकिन उस शब्द का, ठीक है, अलग अलग अर्थ हो, 2 जगह जो है उसका अलग अलग अर्थ हो, ठीक है, तो वहां पर आपका कौन सा अलंकार आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का अगर आप आंसर देखेंगे तो वो है श्लेष अलंकार। जब एक ही शब्द का प्रयोग हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, जैसे यहाँ पे माया का एक ही बार प्रयोग हुआ है लेकिन इसका 2 अर्थ है, एक तो पैसा से लिया गया है माया का एक अर्थ, और एक ठगने से लिया गया है, ठीक है, एक पैसा और एक मीठा बोलने वाला बोल सकते हैं, एक ठगने वाला और एक मीठा बोलने वाला, माया महाठगिनी हम जानो, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। 2 भेद होगा, 3 भेद होगा या फिर 4 भेद होगा या 5 भेद होगा। तो अलंकार के भेद के बारे में बोला जा रहा है तो ये 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। तो एक आपका होता है शब्द अलंकार, एक होता है शब्द अलंकार, एक आपका होता है अर्थालंकार, अर्थालंकार
और एक आपका होता है उभय अलंकार। उभय अलंकार, 3 प्रकार के आपके जो है अलंकार होते हैं, ठीक है। और इसी में फिर सब आपके यमक हो गया, श्लेष हो गया, यम आपका अनुप्रास हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, वो इसी तीनों के अंतर्गत जो है डिवाइड होता है, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मत्सर, मत्सर शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? मच्छर होगा, या मछली होगा, या मीत होगा, या मक्खी होगा? बताइए, मत्सर शब्द का तद्भव मतलब कि हिंदी रूप बोला जा रहा है, ठीक है। तो मछली की जब हम बात करेंगे तो मछली का तत्सम होता है मत्स्य, पीत का हो जाएगा प्रिय, ठीक है। मच्छर होगा या फिर मक्खी होगा। चलिए आंसर करते हुए चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा, बताइए। मत्सर शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका मच्छर, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। मच्छर का तत्सम है मत्सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, यानी कि संस्कृत का शब्द है। तत्सम का अर्थ होता है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हुए हैं और जिसका प्रयोग हम अपनी भाषा में ज्यों का त्यों करते हैं, और उसी का हिंदी रूप आपका हो जाता है तद्भव। बारात होगा, वर्षा होगा, हाथी होगा, या फिर आंसू होगा? बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा शब्द आपका जो है तत्सम है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बारिश हो जाएगा, बारिश आपका तत्सम शब्द, वर्षा आपका तत्सम शब्द है जिसका हो जाएगा बारिश, बाकी तद्भव है, ठीक है। आंसू का अश्रु होगा, हाथी भी आपका तद्भव शब्द है, और बारात भी आपका तद्भव शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, अव्ययी भाव समास है, या बहुब्रीहि समास है? तो क्या बोला जा रहा है कि जिस समास का पूर्व पद एक अवयव है या उपसर्ग है वो हमारा कहलाता है अव्ययी भाव समास, ठीक है। चलिए, अव्ययी समास में जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है? प्रधान, ठीक है। और इसका प्रथम पद होता है एक अव्यय या उपसर्ग। जब हम समास की बात करते हैं तो दो पदों का जो मेल है ये समास कहलाता है। और आपके 6 प्रकार के समास होते हैं, लेकिन पदों की प्रधानता के आधार पर बोलेगा तो वो होते हैं 4, ठीक है। जिसमें आपका पूर्व पद अगर प्रधान है, उत्तर पद दोनों प्रधान है, उत्तर पद दोनों प्रधान नहीं है, और एक होता है आपका जिसमें उत्तर पद प्रधान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि शिवालय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, या फिर द्वंद्व समास है? चलिए इसका आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा, शिवालय में कौन सा समास होगा, ठीक है। तो शिवालय को जब आप तोड़ेंगे तो इसमें हो जाएगा शिव का आलय, ठीक है, शिव का आलय। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जब आप समास विग्रह कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका आ रहा है एक कारक, और जब भी समास विग्रह के बाद कारक आता है तो उसके अंतर्गत आपका कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। और कारक के आधार पर आपके जो तत्पुरुष समास होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक है। कारक 8 होते हैं, लेकिन समास में आपका ये प्रकार हो जाता है 6, ठीक। बाकी ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो द्विगु समास, द्वि का मतलब होता है 2, मतलब संख्यावाची, पहला पद अगर संख्यावाची आ रहा है तो वो द्विगु समास। बहुब्रीहि समास में क्या होगा? तो दोनों पद प्रधान ना होके किसी तीसरे पद की जो है इसमें प्रधानता देखी जाएगी, तो वो बहुब्रीहि समास है। वैसे ही द्वंद्व समास में अगर आप देखेंगे तो दोनों पद प्रधान होंगे, ठीक है। चलिए अगले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन 16 है कि देश प्रेम में कौन सा समास होगा? द्विगु है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, या अव्ययी भाव समास है? तो देश प्रेम को जब आप तोड़ेंगे तो ये कैसे टूटेगा? देश के लिए प्रेम, ठीक है, देश के लिए प्रेम। और के लिए कारक आ गया, और जब भी कारक आता है तो समास कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। और के लिए जो है ये किसका कारक है? तो ये है संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, मतलब कि तत्पुरुष समास कौन सा हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में आइएगा। 17 है कि इनमें से किन, ये वर्ण है, इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है?
जब हम वर्णों की बात करते हैं तो वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। तो किसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है? जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके, या जो बलाघात हो, या जिनका उच्चारण संभव नहीं है, या जो कठिनता से उच्चारित होता है। तो जब हम बात करते हैं व्यंजन की, तो व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं। मतलब आप स्वतंत्र रूप से उन वर्णों का उच्चारण ना करके उसमें कहीं ना कुछ बाधा उत्पन्न होता है, तो वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है। और व्यंजन की संख्या अगर आप देखेंगे वर्णमाला में, तो मूल व्यंजन की संख्या है वर्णमाला में 33। ठीक है, 33। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18 में आएंगे। क्वेश्चन 18 है कि अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? अव्यय या एक अविकारी शब्द है, ये एक विकारी होते हैं, या ये विकारी और अविकारी दोनों होते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अवयव के बारे में आप जानेंगे कि जो अवयव है ये एक होता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द का मतलब होता है कि जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है लिंग वचन कारक के आधार पर। ठीक है, लिंग वचन काल या कारक के आधार पर जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा वो अविकारी है, और वो है एक ही एग्जाम्पल अव्यय। ठीक है, तो अव्यय के जितने प्रकार होंगे वो अविकारी है। विकारी शब्द में 4 आते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, जो बदलते हैं, परिवर्तन होता है जिसमें। ठीक है, चलिए 19 है कि इनमें से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? चलिए बताइए, आकर्मक क्रिया किसमें है? आकर्मक क्रिया का मतलब होता है कि ऐसी क्रिया जिसमें क्रिया के साथ कर्म नहीं होगा, या फिर दूसरे तरीके से जितनी भी स्वाभाविक क्रियाएं हैं, नेचुरल जो भी क्रियाएं होती हैं, वो सभी आपके आकर्मक क्रियाएं होती, जैसे हंसना, छींकना, खांसना, उठना, है ना, ये सभी स्वाभाविक क्रियाएं हैं। ठीक है, तो वो आकर्मक क्रियाएं होंगी। चलिए कौन सा है बताना है। चालक गाड़ी चलाता है, तो चलाना क्रिया है। अब आप क्या करिए कि क्रिया से क्या का क्वेश्चन करिए, क्या का प्रश्न करिए, और अगर उस क्या के प्रश्न का आंसर आपको उस वाक्य में मिल रहा है तो वो सकर्मक है, नहीं मिल रहा है तो आकर्मक है। तो चलाना क्रिया है, क्या चलाने की बात हो रही है, गाड़ी, मतलब मिल रहा है, मतलब सकर्मक। माँ स्वेटर बुनती है, बुनना क्रिया है, क्या बुन रही है, स्वेटर, आंसर मिल रहा है, मतलब सकर्मक। रामू खाना खा रहा है, खाना क्रिया है, क्या खा रहा, खाना, आंसर मिल रहा है, मतलब सकर्मक। तो बचा कौन सा, ऑप्शन डी, श्याम हंसता है, हंसना क्रिया है, तो इसमें क्या बताना जरूरी नहीं है, कर्ता इसमें मेन होता है कि कौन उस क्रिया को कर रहा है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 से 24 आपको निर्देश के अनुसार जो है आंसर करना है। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द जो नहीं है उनके लिए ए, बी, सी और डी में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। लिखा है दुर्जन, दुर्जन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? चलिए बताइए फटाफट से। सठ, कपटी, कंजूस, या इनमें से सभी। दुर्जन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो दुर्जन का हो जाएगा कंजूस, कंजूस उसके पर्यायवाची शब्द में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगला है, पर्यायवाची शब्द सही है कि देह का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। चलिए बताएंगे, देह का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। काया, शरीर, अच्छा ये आगे पीछे हो गया ना, कंफ्यूज नहीं होंगे, काया, शरीर या तन, या इनमें से सभी। तो ये सारे ही आपके देह के पर्यायवाची शब्द हैं, है ना, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन है कि मोहन बहुत खाना खाता है, रेखांकित शब्द किस प्रकार का पुरुष है ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो मोहन है, ठीक है, वो कौन से पुरुष में आएगा, मध्यम में आएगा, उत्तम में आएगा, प्रथम में आएगा, या फिर अन्य में आएगा, बताइए। मोहन बहुत खाना खाता है, तो ये बताइए कि जब आप मोहन की बात कर रहे हैं, जब दो लोग बात कर रहे हैं, आप किसी को बता रहे हो ना कि मोहन खाना बहुत खाता है, तो जब दो लोग बात कर रहे हैं तो मोहन ऐसा पर्सन है जो उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं है। तो जब मैं बोल रही हूँ, बोलने वाले के लिए जो सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वक्ता के लिए, वो कहलाता है उत्तम। जैसे मैं, अगर ऐसा होता है कि मैं बहुत खाना खाती हूँ, तो वहां पे मैं उत्तम पुरुषवाचक। अगर ऐसा लिखा होता कि तुम बहुत खाना खाते हो, आप बहुत खाना खाते हो, तब वो मध्यम पुरुष में चला जाता। लेकिन यहाँ किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिख दिया है जो कि एट द टाइम प्रेजेंट नहीं है,
हम दो लोग बात कर रहे हैं तो मैं बता रही हूँ कि मोहन बहुत खाना खाता है, तो ये अन्य पुरुष कहलाएगा जो प्रेजेंट नहीं है। मान लीजिए मोहन की जगह वह लिखा होता, वह बहुत खाना खाता है, यह बहुत खाना खाता है, तो भी क्या होता, अन्य पुरुषवाचक। बस क्या किया है, नाम लिख दिया है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही भेद का विकल्प है। ठीक है, वृत्ति के सही भेद का विकल्प है। चलिए, संदेहार्थ होगा, संकेतार्थ होगा, संभावनार्थ होगा या फिर निश्चयवार्थ होगा। बताइए वृत्ति का सही अर्थ देने वाला आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 53। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वृत्ति के सही भेद में आपका आ जाएगा संकेतार्थक। ठीक है, संकेत देने वाला। वृत्ति के 5 भेद होते हैं, ठीक है, तो इसमें से आपका एक हो जाएगा संकेतार्थक। और इसको एक बार थोड़ा सा चेक करते हुए चलेंगे, संभावनार्थ भी जो है इसके भेद में आ जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि व्याकरण क्या है। भाषा का नियम, भाषा का उद्भव, भाषा का विकास या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए व्याकरण जो है क्या होगा। तो व्याकरण में आप देखोगे कि जब हमको भाषा पढ़ना होता है, भाषा सीखना है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, व्याकरण को जानते हैं, है ना। मतलब व्याकरण को जानते हैं आप, किस प्रकार से वर्ण है, कौन कौन से, फिर वर्णों को जोड़ जोड़ कर आप शब्द बनाते हैं, फिर शब्द जुड़ते हैं तो वाक्य बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखें कि व्याकरण क्या है, तो एक भाषा का नियम है। ठीक है, भाषा के अंतर्गत आ जाएगा। अगर आपको भाषा सीखना है तो आपको कहीं ना कहीं, है ना, व्याकरण भी पता होना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 25 से 29। 25 से 29 निम्नलिखित शब्द किस भाषा का है आपको बताना है। ठीक है, मतलब इसके बाद से जो 4 क्वेश्चन आएंगे वो इस क्वेश्चन से रहेंगे, विदेशी या देशज शब्द से। चलिए आपको बताना है बेगम। बेगम किस भाषा का शब्द है, अरबी है, फारसी है, पुर्तगाली है या इनमें से कोई नहीं। 2 शब्द होते हैं, एक होता है विदेशज और एक होता है देशज। देशज शब्द यानी कि ऐसे शब्द जिसको स्वयं से गढ़ लिए जाते हैं। ठीक है, स्वयं से उन शब्दों को आपने गढ़ा हुआ है, जैसे कि फड़फड़ाना, फटफटाना, ठीक है, लोटा शब्द हो गया, इस प्रकार का। और विदेशी शब्द जो होता है वो विदेश के अलग अलग क्षेत्र से आए हुए शब्द हैं, जैसे अरबी भाषा का शब्द, फारसी भाषा का शब्द, उर्दू भाषा का शब्द। तो वैसे पूछ रहा है कि बेगम किस प्रकार की भाषा है, तो ये अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 26। सिनेमा, सिनेमा किस भाषा का शब्द है पूछा जा रहा है। पुर्तगाली है, फारसी है, अंग्रेजी है या इनमें से कोई नहीं। थिएटर भी लिखा होता तो भी, है ना, सिनेमा भी लिखा है तो भी। तो ध्यान दीजिएगा कि सिनेमा को हम लिखते हैं इंग्लिश में, मतलब आपका सिनेमा जो है इस तरीके से हम लिखते हैं, है ना, लेकिन उसका उच्चारण भी हम जो है उसी रूप में करते हैं, ऐसा तो है नहीं। थिएटर भी बोलते हैं, सिनेमा भी बोलते हैं, तो ये आपकी अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत आ जाता है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है कि अर्दली, अर्दली जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, अरबी है, फारसी है, पुर्तगाली है या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताएंगे, अर्दली शब्द जो है ये किस भाषा का शब्द है। ठीक है, तो अर्दली ना तो अरबी भाषा में आता है, ना फारसी भाषा में, ना पुर्तगाली में, यानी आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अर्दली जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के शब्द के अंतर्गत आपका आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, 3 है, 4 है, 2 है या 5 है। जब हम सर्वनाम की बात करते हैं तो सर्वनाम आपके होते हैं 6 प्रकार के। ठीक है, लेकिन सर्वनाम की संख्या अगर पूछ देगा तो वो होता है 11। तो अभी फिलहाल आपको भेद पूछा जा रहा है तो वो होता है 3। कौन कौन सा, एक उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका प्रयोग वक्ता के लिए होता है, इसका प्रयोग श्रोता के लिए होता है, इसका प्रयोग अन्य कोई व्यक्ति जो उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं है, थर्ड पर्सन के लिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है कि कौन सा शब्द निपात का उदाहरण नहीं है।
निपात का उदाहरण नहीं है ही, भी, तक या मैं। निपात क्या है? तो निपात आपका जो है अवयव का एक प्रकार है, अवयव में आता है ये, ठीक है। और निपात का अर्थ है कि जब आप किसी वाक्य को बोल रहे हैं तो उसको बोलने के लिए जब आप कुछ, है ना, बोलना चाहिए एक्स्ट्रा बल लगा रहे हैं उसको बोलने के लिए, कुछ बाहरी बल लगा रहे हैं बोलने के लिए, तो वो कहलाता है आपका निपात। मतलब एक तरीके से मिर्ची मसाला लगाकर अगर आपको किसी बात को बोलना है ना, तो उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वही आपका कहलाता है निपात। जैसे कि ही, कि राधा आज भी, जैसे भी का अगर आप प्रयोग देखेंगे तो राधा आज घर नहीं आई, और एक वाक्य हो जाता है कि राधा आज भी घर नहीं आई। दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। अगर मैं पहले वाक्य की बात करती हूँ कि राधा आज घर नहीं आई, तो सिर्फ आज के दिन की बात हो रही है, ठीक है, कि वो नहीं आई। लेकिन अगर मैं ये बोलती हूँ कि राधा आज भी घर नहीं आई, मतलब कि इसके पहले भी वो घर नहीं आई थी और आज भी नहीं आई, तो मीनिंग चेंज हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो निपात आप क्या प्रयोग करते हो? एक्स्ट्रा बल, उस वाक्य को विशिष्ट बनाने के लिए आप क्या करते हो? निपात लगाते हो। तो मैं निपात नहीं है, सर्वनाम है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? संधि के, व्यंजन के, स्वर के, या फिर इनमें से एक से अधिक? तो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत जो है ये स्वर के प्रकार में आते हैं, है ना। मात्रा के आधार पर स्वर आपके 3 होते हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, जिसे हम एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है कि तालव्य ध्वनि कौन सी है दिए गए ऑप्शन में? च छ है, ज झ है, ट ठ है, या इनमें से एक से अधिक? देखिए जो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं जिनकी संख्या होती है 25, इन स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। एक आपका होता है का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ठीक है, त वर्ग और पा वर्ग, क च ट त और पा। और इन वर्गों का उच्चारण मुख के अलग अलग भाग से होता है, जैसे का वर्ग का कंठ से, चा वर्ग का तालु से, टा वर्ग का मूर्धा से, ता वर्ग का दंत से, और पा वर्ग का ओष्ठ से। तो तालु ध्वनि की जब बात करता है तो वो आ जाता है उसमें चा वर्ग, चा छा जा झा, ठीक है, इया। तो ए और बी आएगा, च छ ज झ, लेकिन टा और ठा नहीं आएगा, मतलब एक से ज्यादा इसका आंसर है, तो आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 32 है कि मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? पूर्ण भूत है, सामान्य भूत है, संदिग्ध भूत है, या आसन्न भूत है? क्या बोला जा रहा है? मैं खाना खा चुका था, चुका था, चुकी थी, जब भी आता है था थी आ गया, मतलब समझ गए भूतकाल की बात हो रही है। लेकिन चुका था, चुकी थी जब आ जाता है तो यहाँ पे हमको ये पता चल जाता है कि उस क्रिया को हुए बहुत समय बीत गया है, मतलब वो क्रिया पूर्ण हो चुकी है और काफी लंबे समय हो भी चुका है, तो ये पूर्ण भूतकाल में आता है, ठीक है। ऑप्शन ए, मैं खाना खा चुका था, मतलब क्रिया हो चुकी है और समय हो गया है उसको हुए, ठीक है। और आसन्न भूतकाल क्या होता है कि जो क्रिया अभी अभी संपन्न हुई है, जैसे मैंने बोला कि मैं अभी खाना खाया हूँ, मैं बाजार गया हूँ, ठीक है, तो मतलब वो अभी अभी उस क्रिया को संपन्न करके वर्तमान की ओर आगे बढ़ रहा है, तो वो आसन्न भूतकाल है, ठीक है। चलिए 33 है कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातु कहलाएगी? द्विकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु, संयुक्त धातु, या फिर समस्त धातु? चलिए बताएंगे। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाया गया जो आपका धातु है वो कहलाता है साधित सकर्मक धातु। जैसे इसके एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा कि बैठना, ठीक है, बैठना आपका क्या है? एक प्रकार का अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया क्यों है? क्योंकि स्वाभाविक नहीं है, ठीक है। और बैठना से जब आप बना रहे हैं बैठाना, जो कि आपका क्या हो जाएगा? साधित सकर्मक क्रिया, ठीक है, प्रत्यय लगा दिया आपने, आप प्रत्यय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है कि उपविराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है? उपविराम बोला जा रहा है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका विवरण चिन्ह हो गया है, ठीक, ये आपका योजक चिन्ह हो गया, तो बचा कौन सा आपका? इस प्रकार का जो दो डॉट होता है वो है आपका उपविराम चिन्ह, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ए।
चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है कि इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, महादेवी वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद। चलिए मधुशाला रचना की बात हो रही है, तो ये जो रचना है इसमें याद रखेंगे कि हिंदी कविता के इनके जो रचनाकार हैं ये हिंदी कविता के छायावाद काल के प्रमुख कवि कहे जाते हैं। छायावाद काल के प्रमुख कहे जाते हैं मधुशाला के रचनाकार, और उनका नाम है हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपकी रचना से संबंधित आ गया। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 36 है कि इनमें से कली कथा वाया बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन है? इनमें से कली कथा वाया बाईपास उपन्यास के लेखक कौन है? मैत्रेयी पुष्पा, अलका सरावगी, महुआ बाजी या फिर जयप्रकाश करदम। चलिए बताएंगे कली कथा वाया थाईपास। ठीक है, देखिए याद रखिएगा कि एक उपन्यास है और इसकी रचना अलका सरावगी के द्वारा किया गया था और इनकी रचना का प्रकाशन हुआ था 2001 के आसपास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है? व्योम होगा, धरा होगा, तम होगा या इनमें से कोई नहीं? तो जब आपको आकाश का पर्यायवाची शब्द पूछा जाएगा, ठीक है, तो आकाश में ये जो धरा है ये धरती का होगा, आकाश में आपका नभ, गगन, व्योम, शून्य ये सारे आ जाएंगे, तो आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। और बूढ़ा आदमी अपने खालिस्तान से दुखी है, प्रशंसा से दुखी है आएगा, या बचपन से दुखी है आएगा, या बुढ़ापे से दुखी है आएगा, या जवानी से दुखी है आएगा। तो बूढ़ा आदमी बोला जा रहा है, तो आपका आंसर खालिस्तान में आएगा कि वो अपने बुढ़ापे से दुखी है, तो आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 39 है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। और आपका वाक्य है, बसंत पंचमी के दिन देवी से खालिस्तान की जाती है, पूजा की जाती है, आवाहन किया जाता है, प्रार्थना की जाती है या प्रसन्नता की जाती है। तो खालिस्तान में पूछा जा रहा है, तो बसंत पंचमी के दिन देवी से क्या की जाती है? प्रार्थना की जाती है, तो खालिस्तान में आ जाएगा प्रार्थना। ठीक है, तो ऑप्शन सी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है आपका कि रिक्त स्थान को फिर से यहाँ पे बताना है कि क्या शब्द आने वाला है। मेरी बस छूट गई थी आएगा, या मेरी बस सो गई थी आएगा, या मेरी बस मर गई थी आएगा, या मेरी बस उड़ गई थी आएगा। ठीक है, तो खालिस्तान में भरना है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि मेरी बस छूट गई थी, मतलब ऑप्शन ए आंसर। ठीक है, चलिए देखिए इसका पैटर्न बहुत अच्छा है आपका, जो एडीओ का जो एग्जाम है बिहार के, है ना, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के आते हैं, मतलब कि आसान बोल सकते हैं आप, है ना। तो हिंदी जो है आपके सब में आ जाता है, तो बिल्कुल से आप लोग हिंदी वाले सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करके रखेंगे तो आपके सभी एग्जाम के लिए काफी यूजफुल हो जाएगा। चाहे आप बिहार के लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का, चाहे अपने सीजी का, है ना, सीटेट ऑल टेट के लिए भी यूजफुल होगा। इसमें भी आपको रिक्त स्थान भरना है। आकाश में खालिस्तान चमक रहा है, तारा चमक रहा है, सोना चमक रहा है, बादल या चांदी, तो आंसर है तारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है। ठीक है, विलोम शब्द बताना है, क्या होगा? योग्य, योग्य का विलोम शब्द होगा अयोग्य, मूर्ख या फिर सौभाग्य या सुयोग्य। तो अयोग्य का विलोम योग्य का विलोम शब्द हो जाता है अयोग्य। ठीक है, ऑप्शन ए। मूर्ख का हो जाएगा बुद्धिमान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है कि दिए गए शब्द का इसमें भी आपको विलोम शब्द चुनना है और आपको बताना है यश का विलोम शब्द, उल्टा बताना है, नीरस होगा, नीरव होगा, अपयश होगा या फिर सुयश होगा। बताइए यश का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अपयश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। चलिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। जो जन्म से अंधा हो उसके लिए अंधभक्त होगा, कृपांध होगा,
या दुष्टांध होगा या जन्मांध होगा? तो जो जन्म से अंधा हो उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं जन्मांध, यानी ऑप्शन डी आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, और वाक्यांश है आपको कि जो मोक्ष चाहता हो, जो मोक्ष चाहता हो वो मुमुक्षु कहलाएगा, ठीक है, या फिर आपका अमोक्षीय कहलाएगा, मोक्षालु कहलाएगा, मोक्ष प्रिय कहलाएगा। तो बोला जा रहा है जो मोक्ष चाहता हो, मतलब इच्छा बताया जा रहा है, तो इच्छा जब भी हो तो वो मुमुक्षु के अंतर्गत आएगा, ठीक है। लेकिन जो मोक्ष बोलना चाहिए, मोक्ष प्राप्त करने वाला अगर पूछेगा तो उसमें मुमुक्षा आ जाता है, ठीक है। चलिए, इच्छा आएगा तो ऊ की मात्रा लग जाती है, और अगर इच्छा नहीं है, किसी व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, तो आ का मात्रा लग जाता है उसमें, ठीक है, ये कंफ्यूज करता है। चलिए 46, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताएंगे। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है, ठीक है। चलिए, आपको वाक्य है कि यात्रा का प्रबंध शीघ्रता में हुआ था, अतः ना तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थी और ना ही धन का पूरा प्रबंध। इसको प्रतिस्थापित करना है, ना तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थी और ना ही धन पूरा प्रबंध, ना तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थे और ना ही धन का पूरा प्रबंध, ना तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थे और ना ही धन का पूरा प्रबंध। चलिए बताएंगे, प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है, तो उसमें आपका आ जाएगा कि ना तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थे और ना ही धन का पूरा प्रबंध, मतलब कि चिन्ह लगाना था, विराम चिन्ह का प्रयोग करके जो है वाक्य को सुधारना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। छात्र जब परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो उसे सफलता व संतुष्टि का फल मिलती है। फल मिलती है, यहाँ पे प्रतिस्थापित करके इसको सही बनाना है। तो फल पुल्लिंग का शब्द है, ठीक है, और पुल्लिंग के साथ वहां क्रिया स्त्रीलिंग का लगा है, जो गलत होगा। तो आपका आंसर होगा कि तो उसे सफलता व संतुष्टि का फल मिलता है, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला देखें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे भी प्रतिस्थापित करना है, और आपको वाक्य दिया गया है कि आज सुबह से बारिश हो रही है और बच्चा बारिशे में नहा रहा है। इसको सही बनाना है प्रतिस्थापित करके। बच्चा बारिश में नहा रहा है होगा, बच्चों बारिश में नहा रही है, बच्चे बारिशों में नहा रहे हैं, या बच्चा बारिश में नहा रहा है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है, 48 का। तो यहाँ पे सही होना चाहिए कि बच्चा बारिश में नहा रहा है, नहीं होगा, बच्चे बारिशों में नहा रहे हैं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी। चलिए अगला देखेंगे, अगला है 49 कि पहाड़ काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। छोटा काम करना, साधारण काम करना, काम नहीं करना, या फिर असंभव काम कर डालना। तो पहाड़ काटना बोला जा रहा है, तो इसका अर्थ होगा असंभव काम कर डालना, यानी कि ऑप्शन डी, जो काम हम नहीं कर सकते हैं। मुहावरा है ये, छोटा सा वाक्यांश होता है जो थोड़ा सा अर्थ देता है, छोटा सा अर्थ हमको बताता है, ठीक है, विशेष अर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है कि काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो जब लोकोक्ति की बात आती है ना, तो ये एक पूर्ण आपका वाक्य होता है जो पूर्ण अर्थ को बताता है, लेकिन इसका अर्थ होता है छोटा। जैसे कि काला अक्षर भैंस बराबर मतलब साक्षर होना, बुद्धिमान होना, निरक्षर होना, या ज्ञानी होना। तो इसका आंसर हो जाएगा निरक्षर होना, मतलब कि किसी भी प्रकार के, है ना, बात नहीं जान पाना, मूर्ख बोल सकते हो एक प्रकार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। पंचम, पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। पनधनचम, पमधनचम, या फिर पंचधनमा, या पमधनचम। चलिए बताएंगे पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये है आपका पमधनचम। जो माँ है ये व्यंजन के साथ मिलकर जो है अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये व्यंजन संधि का नियम है। कौन सा नियम है, तो माँ का अनुस्वार में परिवर्तन, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 गद्यांश से संबंधित है। देखते हैं कि गद्यांश पढ़कर प्रश्न का उत्तर दे। अब देखिए प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार हम देख लेते हैं।
नीचे नीचे से अगर हमको मिल जा रहा है तो हमको गद्यांश पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इससे टाइम बचता है। तो लास्ट को पढ़ के देखिए। सबकी प्रिय है भारत माता, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? मतलब आपको पूछा जा रहा है कि प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है। अब बताइए, इतना सारा हम पढ़ते, लेकिन पूछ रहा है व्याकरण से क्वेश्चन। अगर गद्यांश से क्वेश्चन पूछता तब हम गद्यांश को पढ़ने जाते हैं, तब सही है वो। लेकिन व्याकरण से अगर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमको गद्यांश को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो प्रत्येक में उपसर्ग पूछ रहा है तो प्रत्येक में लगा है प्रतिधन एक, मतलब कि ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, कौन सा स्वर हश्व नहीं है? हश्व स्वर नहीं है पूछा जा रहा है। हश्व का मतलब होता है एक मात्रिक स्वर या मूल स्वर या लघु स्वर। ठीक है, और आपके ये चार होते हैं, आ, ई, उ और री। ठीक है, तो ऑप्शन में ई, आ, उ है, कौन सा नहीं होगा? पा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, कौन सा स्वर दीर्घ स्वर नहीं, दीर्घ है पूछा जा रहा है। ठीक है, दीर्घ स्वर पूछा जा रहा है। दीर्घ को ही हम कहते हैं गुरु स्वर या द्विमात्रिक स्वर। ठीक है, मूल दीर्घ स्वर पूछेगा तो वो तीन होते हैं, कौन कौन सा? बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ। लेकिन अगर आपको पूछेगा कि संयुक्त स्वर कौन सा है या केवल पूछेगा दीर्घ स्वर कौन सा है, तब हमारा आ जाता है ए, ऐ, ओ और अ। ये सात हमारे दीर्घ स्वर में ही आते हैं, लेकिन मूल दीर्घ पूछेगा तो ये तीन ही होते हैं, और ये चार संयुक्त हो जाते हैं क्योंकि दो स्वरों के मेल से बना है। ठीक है, तो कौन सा दीर्घ स्वर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाकी सभी लघु स्वर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, कि कौन सा संयुक्त स्वर है? संयुक्त स्वर यानी कि जो दो अलग अलग स्वरों के मेल से बना हो। ई है, औ है, उ है या आ है। तो ध्यान दीजिएगा, ये चार होते हैं। ए जो कि आ और ई के मेल से बना है, ऐ जो कि आ और बड़ा ई के मेल से बना है, ओ जो कि आ और उ के मेल से बना है, और औ जो कि आ और बड़ा उ के मेल से बना है। तो संयुक्त स्वर अगर आपको पूछेगा तो आंसर है ऑप्शन बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। अब देखिए ये गद्यांश वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं, या पहले देख लेते हैं व्याकरण से अगर होगा तो हम नहीं पढ़ने जाएंगे। सफल व्यक्ति किसे कहा जाएगा, तो इसको हमको पढ़ना रहेगा। ठीक है, चलिए फटाफट से पढ़ते हैं। 56 से लेके 64 क्वेश्चन आपके गद्यांश से हैं। जीवन का सबसे बड़ा कलाकार और सबसे सफल व्यक्ति वह है जो उपयुक्त चुनाव करना जानता है। चुनाव करने में तनिक भी भूल चूक हो गई तो असफलता, पतन और हानि सुनिश्चित है। कुछ चुनाव हमारे वश में नहीं है, जैसे माता पिता का, देश काल का, जन्म मृत्यु का, किंतु कुछ चुनाव हमारे अपने वश में है जिन पर हमारी सफलता और असफलता निर्भर है, जैसे काम करने या ना करने का चुनाव, आलस्य और परिश्रम का चुनाव, अच्छी बुरी संगति का चुनाव। अच्छी बुरी संगति का चुनाव इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चुनाव पर ही हमारा कर्म, हमारे विचार, हमारी भाषा का स्तर, हमारी मनुष्यता का स्तर और हमारी सफलता असफलताओं की संभावनाएं निर्भर है। मनुष्य का चित्त बुराइयों और बुरे लोगों की ओर जल्दी आकर्षित होता है, क्योंकि जिस प्रकार पानी सदैव नीचाई की ओर ही तेजी से बहता है, उसी तरह मनुष्य का मन बुराई की तरफ तेजी से भागता है। इसका कारण यह है कि अच्छाई की ओर चलने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, ऊंचाई की तरफ चढ़ने में कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए बुरे लोग, बुरी घटनाएं, ओछे वाक्य हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। यही हमारे विवेक और बुद्धि की परीक्षा है। अच्छे बुरे का यह चुनाव ही हमारे भाग्य का निर्माण करता है। अब देख लेते हैं चार क्वेश्चन इससे संबंधित कौन कौन से होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 56 है कि उपयुक्त सफल व्यक्ति किसे कहा गया है? जो उपयुक्त व्यवहार करे, जो उपयुक्त चुनाव करे, जो उपयुक्त व्यापार करे, या जो उपयुक्त संभाषण करे। तो अभी हमने पढ़ा कि जो व्यक्ति उपयुक्त चुनाव करता है वही व्यक्ति क्या होता है? सफल होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा चुनाव हमारे वश में है? माता पिता का, देश काल का, जन्म मृत्यु का, या अच्छी बुरी संगति का? तो हमारे वश में कौन सा चुनाव है? तो अच्छी बुरी संगति का, कि किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं। ठीक है, परिश्रम करना है या नहीं, ये हमारे चुनाव में आता है। बाकी सभी जो है हमारे चुनाव के अंतर्गत नहीं आते। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन है कि सबसे महत्वपूर्ण चुनाव कौन सा है?
परिश्रम या आलस्य का, उत्थान या पतन का, अच्छी या बुरी संगति का, भद्र या अभद्र भाषा का। बताइए। तो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव अगर हम देखते हैं तो वो है अच्छी बुरी संगति का, कि अगर संगति अच्छी है तो हम अच्छा परिश्रम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, है ना, और अगर संगति बुरी है तो हम आलस्य होंगे, पतन की ओर आगे जाएंगे, ठीक है, अभद्र व्यवहार करेंगे। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है कि मनुष्य का चित्त किसकी ओर जल्दी आकर्षित होता है? बुराइयों की ओर, अच्छाइयों की ओर, धन दौलत की ओर या समाज सेवा की ओर? तो गद्यांश से आंसर करना है तो मनुष्य का जो चित्त है ये बुराइयों की ओर जल्दी आकर्षित होता है ना, बुरी संगति की ओर। चलिए गद्यांश से लास्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है आपका। किसका चुनाव मानव के वश में नहीं है? माता पिता का, जन्म मृत्यु का, देश काल का या उपयुक्त सभी? तो ये सभी है जो हमारे वश में नहीं है ना। माता पिता का चुनाव मतलब माता पिता की बात का मानना, अपने से चुनाव करना, उनका बात ना मानना, ये हमारे वश में नहीं है। जन्म मृत्यु का, देश काल का, ठीक है। तो ये आपके गद्यांश का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए आगे आएंगे। 61 है कि ये जो कोष्टक में आपको चिन्ह दिया गया है ये वाला, ये कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह कौन सा होता है? तो इस प्रकार से जब शब्दों की पुनरुक्ति हो रही है या कोई समानता वाले शब्द हैं या कोई विलोम शब्द है तो उसके बीच में हम योजक शब्द का प्रयोग करते हैं। लाघव चिन्ह किसी शब्द का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए, निर्देशक चिन्ह निर्देश देने के लिए, ठीक है। तो ये जो आपका चिन्ह है ये कहलाता है हंस पद या त्रुटि पूर्वक चिन्ह। जब हम किसी वाक्य को कुछ लिख रहे हैं, कुछ अक्षर या शब्द हमसे छूट जाता है तो उस छूटे हुए भाग को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, सॉरी हंस पद चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ का विलोम है? अर्थ है, अध है, अंत है या इति है? तो अथ का विलोम शब्द होता है इति, ठीक है। अथ का विलोम शब्द हो जाएगा इति। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है कि दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द है? पूर्वाह है, मध्याह्न है, अपराह्न है या विहान है? तो दोपहर के बाद का समय मतलब कि सांझ सांझ वाला समय बोल सकते हैं, वो कहलाता है अपराह्न, ठीक है, सी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है 64 कि कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाले ये किस शब्द के अनिकार्थी शब्द है? कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाले, इसके लिए एक शब्द होगा अनिकार्थी बोल। अनिकार्थी का मतलब कि एक ही शब्द के कई अलग अलग अर्थ होते हैं, शब्द भी अलग, अर्थ भी अलग। इंद्रधनुष है, जलद है, जलज है या पयोधर है? तो याद रखिएगा कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है जलज, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 95 है कि वे आम के पेड़ हैं, ठीक है, अलग अलग ही है। वे आम के पेड़ है, इस वाक्य में काले शब्द का सर्वनाम आपको बताना है, मतलब वे का सर्वनाम बताना है। निश्चय है, निजवाचक है, प्रश्नवाचक है या संबंधवाचक है? तो आप बोल रहे हो कि वे आम के पेड़ है, तो कहीं ना कहीं आप निश्चितता के साथ बोल रहे हैं कि वही पेड़ है जो आम का है। तो जब निश्चितता का बोध हो रहा है तो वो हमारा सर्वनाम हो जाता है निश्चय वाचक। 4 होते हैं, ये, वे, यह, वह, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन ए, ये और यह का प्रयोग हम दूरवर्ती वस्तु के लिए करते हैं और वह और वे का प्रयोग हम पासवर्ती यानी कि निकटवर्ती वस्तु का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए 66 और 67 का आपको आंसर करना है। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक मुहावरे के अर्थ के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। अंगार बरसना, कड़ी धूप होना, सूखा पड़ना, भयंकर क्रोध करना या मुसीबत आना? तो अंगार बरसना जब बोला जा रहा है तो कहीं ना कहीं, है ना, अगर इसका मुहावरे का अर्थ देखें तो वो होता है भयंकर क्रोध करना। हम बोलते हैं ना कि अंगार बरस रहा है, वो अंगार बरसा रहा है, मतलब कि अत्यधिक क्रोध कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि अंतर के पट खोलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ध्यान दीजिएगा कि मुहावरा हमेशा ना के साथ अंत होता है, इसका अंत ना से होता है। जब मुहावरा और लोकोक्ति को पहचानने के लिए आता है तो एक अच्छा तरीका ये है कि आप देखेंगे कि ना से अंत हो रहा है तो वो मुहावरा है, ठीक है। अंतर के पट खोलना, इसका अर्थ क्या होगा? प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना या अपमानित करना? तो अंतर के पट खोलना कहने का मतलब है कहीं ना कहीं
भेद खोलना इसका आना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। या इसका आंसर ना विवेक से काम लेना लिया गया है, एक बार चेक करिएगा इसको। विवेक से काम लेना, अंतर के पट खोलना मतलब कि विवेक से काम लेना, सी हो जाएगा अगर सटीक देखा जाए तो। ठीक है, सी। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है 68 कि लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन कीजिए। लोकोक्ति है कि आम के आम गुठलियों के दाम। तो यहाँ पे सीधा सीधा एक सिंपल सा आपका लोकोक्ति आ गया है जिसका सभी को पता होगा। इसका अर्थ होता है दोहरा लाभ होना। ठीक है, दोहरा लाभ होना, काम एक और लाभ दो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 69 है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 21, 23, 22 या फिर 24? तो पहले अगर आप बात करेंगे तो पहले 14 भाषाओं का उल्लेख था, फिर नए भाषा जुड़ने से जो है 22 भाषाओं का उल्लेख हमको मिलता है संविधान की 8वीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 70। क्योंकि पैटर्न कुछ ऐसा है कि 70 क्वेश्चन हिंदी, 30 क्वेश्चन इंग्लिश, 100 क्वेश्चन जीएस। जीएस मतलब पूरा साइंस भी और आपका जीएस वाला पार्ट, है ना, जिसको हम सामाजिक विज्ञान बोलते हैं, मतलब उसमें जीएस भी आ जाता है, साइंस भी आ जाता है। 100 क्वेश्चन होता है इसमें, मानसिक योग्यता, है ना। तो ये पैटर्न है आपके एडीओ के एग्जाम का। और ये जो हम 70 क्वेश्चन हिंदी का कर रहे हैं ये सब एग्जाम में काम आएगा। बिहार दरोगा हो गया, बीपीएससी टीआरई 4.0, 5.0, सॉरी 3.0, है ना, 4.0, साथ में आपका ऑल टेट के एग्जाम के लिए, एमपी के लिए, सबके लिए। ठीक, चलिए बताएंगे खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है? तो याद रखेंगे खड़ी बोली सौर सैनी अपभ्रंश जैसे अपभ्रंश से जो है इसका निर्माण हुआ है, बोलना चाहिए स्थापना हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन बी। चलिए तो आज के सेशन में हमने लगभग आपके एक सेट को कवर किया है, मान के चलिए 70 क्वेश्चन को हमने डील किया हुआ है। और इसी प्रकार से ये सीरीज आपके डेली बेसिस पर चलती रहेंगी, जिससे आपके आगामी आने वाले सभी एग्जाम की तैयारी जो है काफी बेहतरीन तरीके से होगी, क्योंकि क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के हैं जो आपके ऑल एग्जाम में काफी यूजफुल हो जाएंगे। चलिए तो आज के सेशन को अमेंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत आप सभी को। थैंक यू सो मच।